हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग कवर कर रहे थे आर 2023 के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर बता दूं, आप रात को 9 बजे डेली एक क्लास देख सकते हो, जहां पर मैं आर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और इसमें आप देखेंगे 1000 प्रश्नों का जो संग्रह है वो मैंने लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं पहले ही करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। और जीएस के लिए दोपहर 1 बजे क्लास आती है, सारी आपको फॉलो करनी है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए है कुशीनगर का है केला फाइबर उत्पाद, बी है लखीमपुर खीरी का सजावटी सामान, सी है मऊ का जनजातीय शिल्प और डी है देवरिया का वस्त्र उत्पाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुशीनगर का केला फाइबर उत्पाद है। अब इसमें देखिए लखीमपुर खीरी दिया गया है, इसका है जनजातीय शिल्प, मऊ का है वस्त्र उत्पाद और देवरिया का क्या है, सजावटी सामान। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट होगा। 27वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। तो कथन ये है, सर जॉन सोर को हस्तक्षेप की नीति का जनक माना जाता है। फिर है कारण इसका, क्योंकि गवर्नर जनरल बनने के बाद सर जॉन शोर ने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और जो कारण है ना वो अभिकथन की सही तरह से व्याख्या कर रहा है। कॉर्नवालिस के बाद जॉन सोर आते हैं, ये गवर्नर जनरल बनते हैं और ये मैसूर की प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं और इनको क्या बोला जाता है, इसका जनक भी बोला जाता है। अब इनके बाद में जॉन लॉरेंस आते हैं, ये अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। 28वां क्वेश्चन है, भारत में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ए है पुगा घाटी लद्दाख में, बी है ताता पानी छत्तीसगढ़ में, सी है तप्त पानी उड़ीसा में, डी है अनहोनी पश्चिम बंगाल में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ये अनहोनी दिया गया है ये एमपी में है। कहाँ पर है, एमपी में, ना कि वेस्ट बंगाल में। पुगा घाटी याद रखिए कहाँ पे है, लद्दाख में है। छत्तीसगढ़ में है ताता पानी और इसके साथ साथ बलरामपुर भी याद रखिए। उड़ीसा में तप्त पानी और उत्तराखंड में तपोवन याद रखिएगा। अनहोनी कहाँ हो गया, एमपी में। 29वां क्वेश्चन है, सुजाउद्दौला ने निम्नलिखित में से किसके साथ बनारस की संधि की थी। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या फिर वेलेस्ली। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। सुजाउद्दौला का समय याद रखिए, ये था 1754 से 1775 और सुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग से बनारस की संधि की थी 1773 में। कब, 1773 में। ऑप्शन बी राइट होगा। तो 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी हस्ती ठुमरी गायक होने के साथ साथ गजल गायक भी हैं। बेगम अख्तर, लच्छू महाराज, मालिनी अवस्थी और शंभू महाराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगम अख्तर। ये ठुमरी गायक होने के साथ साथ गजल गायक भी हैं। अब इसमें लच्छू महाराज को याद रखना, ये कथक नर्तक हैं। मालिनी अवस्थी को आपने सुना है, लोक गायिका हैं। शंभू महाराज नर्तक भी हैं और ठुमरी गायक भी हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट है, इस संधि द्वारा कंपनी के अधिकार क्षेत्र और विशेषाधिकारों को फिर से स्थापित किया गया। थर्ड स्टेटमेंट है, कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसका निर्णय नवाब को स्वयं करना था। बताना है इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। अलीनगर की संधि कब होती है, ये होती है 9 फरवरी 1757 को। कब, 9 फरवरी 1757 को। यह संधि किसके किसके बीच होती है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इस संधि में होता क्या, कंपनी के अधिकार क्षेत्र और विशेषाधिकारी को फिर से स्थापित किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजे को भुगतान करने के लिए कहा गया था और जिसका निर्णय नवाब को स्वयं करना था। तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ भौतिक राशि है, दूसरी तरफ उसकी इकाई दी गई है। भौतिक राशि में पहले है पारिस्थितिक दबाव और इसकी इकाई दी गई है पास्कल। बी है जल का बहाव, क्यूसेक में मापते हैं। फिर सी है ओजोन परत की मोटाई, डॉप्सन में। और डी है तेल की मात्रा, बैरल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
पास्कल दाब की यूनिट है, किसकी है? दाब की। ठीक है, फिर देखिए पारिस्थितिकी दबाव किस में नापते हैं? ये इसको मापते हैं बार में, किस में? बार में। इसका हो जाएगा बार। पास्कल किसकी है? प्रेशर की है, दाब की। जल का बहाव क्यूसेक में, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में, तेल की मात्रा बैरल में। 33वां प्रश्न है, भारत में वास्तविक ब्रिटिश प्रभुसत्ता किस युद्ध में जीत के बाद ही स्थापित हुई थी? प्लासी का युद्ध, वॉन्डीवॉस का युद्ध, बक्सर का युद्ध और डी है अंबूर का युद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध। कब होता है ये? 1764 में होता है। बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद ही भारत में वास्तविक ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित होती है। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? ये याद रखिएगा, नजमुद्दौला बनता है। फिर 34वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता लेखक जी शंकर कुरूप 1965 में थे। वे किस भाषा के लेखक थे? कन्नड़, उड़िया, मलयालम या फिर तेलुगु। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मलयालम। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप थे। मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप की कविताओं का संग्रह अगर देखेंगे तो उसमें है ओडक कुज्झल, द बैम्बू फ्लूट, जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ था। 35वां प्रश्न है, 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय किस मराठा शासक के नेतृत्व में मराठों की संरक्षिता स्वीकार करने के लिए दिल्ली आया था? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माधव राव। इनका समय याद करिए, 1761 से 1772 ईस्वी। और मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था, इससे 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर ये इलाहाबाद से दिल्ली आ गया था और माधवराव के नेतृत्व में मराठों की संरक्षणता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस प्रकाश की घटना के सिद्धांत पर कार्य करता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उसके अनुसार ऑप्शन आपको बताने हैं। तो सूची 1 में प्रथम बौद्ध संगीति है, चारों जो बौद्ध संगीति हुई हैं वो दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं। आप अपना आंसर देख लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। तो प्रथम बौद्ध संगीति होती है राजगृह में, दूसरी कहाँ पर होती है? वैशाली में, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में और चौथी होती है कश्मीर में। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो पहली बौद्ध संगीति होती है राजगृह में, ये होती है अजातशत्रु के समय। ठीक है, फिर दूसरी बौद्ध संगीति होती है वैशाली में कालाशोक के समय। फिर तीसरी बौद्ध संगीति होती है पाटलिपुत्र में, ये होती है अशोक के समय। और जो ये चौथी बौद्ध संगीति होती है कश्मीर में, ये होती है कनिष्क के समय। ये मैं नीचे लिख दे रही हूँ, किसके समय में? कनिष्क के समय में। इस तरीके से आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। चारों बौद्ध संगीति याद करिए और ये कहाँ पर हुई थी और इनके अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा डी, 2143। 38वां प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है? मई, मार्च, जून या फिर अक्टूबर। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अक्टूबर में मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को क्या होता है? विश्व पोलियो दिवस। मई में क्या होता है? याद रखिए 8 मई को होता है थैलेसीमिया डे। ठीक है, थैलेसीमिया डे हो गया 8 मई को। मार्च में याद रखिए होता है ट्यूबरकुलोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस या फिर विश्व तपेदिक दिवस, 24 मार्च को होता है ये। जून में 21 जून याद रखिए इंटरनेशनल योगा डे। ओके, 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? कौन सा नॉन वाटर सॉल्युबल है, अर्थात फैट सॉल्युबल पूछा गया है? थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आंसर आप कैसे बता पाओगे, जब आपको इनके साइंटिफिक नेम आते होंगे। तो मैंने आपको याद कराया है वाटर सॉल्युबल आपको रखना है याद, केवल बी और सी। बी और सी होते हैं वाटर सॉल्युबल। इनके अलावा जो भी बचे ए, डी, ई, के, ये होते हैं फैट सॉल्युबल। अब इसमें से देखिए जो थायमीन है वो किसका है? ये B1 का है। राइबोफ्लेविन होता है B2 का। नियासिन होता है विटामिन
B6 का। अब आप सोच रहे होंगे इसमें पानी में घुलनशील इनमें से कौन सा नहीं है, तो कोई भी नहीं है ना ऑप्शन, फिर तो डी लगाइए। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप साइंटिफिक नेम जरूर देख लीजिए ये इनके, इसी तरह सारे विटामिन याद कर डालिए। ऑप्शन डी राइट हो गया। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत जैव ईंधन स्टार्च फसलों जैसे मक्का और गेहूं आदि से प्राप्त साधारण शर्करा के किण्वन या फिर जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं इसके द्वारा निर्मित होता है? एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस या फिर सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेनॉल बनाया जाता है। ये देखिए एथेनॉल का निर्माण होता है जैसे चीनी फसलें हो गई, गन्ना हो गया, या स्टार्च वाली फसलें हो गई, मक्का और गेहूं हो गया, इनके फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसमें जो शुगर होती है उसको फर्मेंट किया जाता है तो बनता है एथेनॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, कौन से कथन सही हैं? पहला है, ललित विस्तार सूत्र एक संस्कृत महायान बौद्ध सूत्र है जो गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी को दर्शाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, मिलिंद पन्हो बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर के बीच संवाद से संबंधित है। कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। 42वां प्रश्न है, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में लागू किया गया था, ये किससे संबंधित था? जैव विविधता संरक्षण, जीवित संशोधित जीव, जलवायु परिवर्तन या फिर सतत विकास लक्ष्य। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवित संशोधित जीव, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए ये था। कौन सा? कार्टाजेना, ये जो प्रोटोकॉल था 2003 का। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा कब हुई? गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा और दांडी मार्च। इनका समय बताना है और इनके अकॉर्डिंग इसमें लगाना है। तो देखिए दीपावली की घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा होती है 1929 में। देखिए अगर आपको गवर्नर जनरल और इनका समय भी पता होगा तो भी आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी। गांधी इरविन कब होता है? ये होता है 1931 में। फिर उसके बाद होता है सांप्रदायिक घोषणा 1932 में। दांडी मार्च सबसे पहले इसमें, इनसे पहले ही होगी 1930 में। डेट क्या थी? 12 मार्च थी, तो 12 मार्च 1930 को याद रखना है। अब इसके अनुसार उत्तर क्या सही हो जाएगा? 1, 4, 2 एंड 3। ऑप्शन बी राइट होगा। रट लीजिए, दीपावली की घोषणा इरविन द्वारा 1929, गांधी इरविन पैक्ट याद रखना है 1931, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 1932 और दांडी मार्च होती 12 मार्च 1930 को। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मनुष्य का कान 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है मनुष्य की आंख पीले हरे रंग के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है, हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1/16वें भाग तक बना रहता है। ये क्वेश्चन मैं पहले करा भी चुकी हूँ, इसका आंसर आपको आना चाहिए। इसमें से देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पहला स्टेटमेंट और इसके साथ साथ दूसरा स्टेटमेंट आपको सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? यहाँ पे 1/16वां भाग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1/10वें भाग में। ठीक है, 1/10वें भाग तक बना रहता है। हमारे कानों द्वारा जो सुनी गई ध्वनि होती है हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1/10वें भाग तक बना रहता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। 45वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण है? खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत या फिर चित्रकूट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रकूट में। जब क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे कम वनावरण की तो कौन हो जाएगा? इसमें चित्रकूट हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करें, सिर्फ 5 जिले हम देखते हैं कुल क्षेत्रफल में, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो सोनभद्र में सर्वाधिक है, फिर खीरी में है, उसके बाद मिर्जापुर में है, तब पीलीभीत में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 की है इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। जब वनावरण की बात होगी सिर्फ 5 जिले उसमें से आपको याद रखने हैं कुल क्षेत्रफल में, सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत। लास्ट में कौन सा आएगा? चित्रकूट आएगा, ये आपको याद रखना है। 46वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण रूप से खड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, 1/3 और ये होगी आधी या फिर 2 गुना। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
इसकी आधी होगी, मतलब जो व्यक्ति की लंबाई है उसका आधा होगा दर्पण। तो ये आपको रट लेना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अब गलत नहीं होने चाहिए आपके। क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब इसमें दिया क्या है, उत्तर प्रदेश में ताम्र निधियाँ प्राप्ति स्थल है। जैसे कि सूची 1 में राजपुर परसू है, बिसौली है, सरधौली है, परिहर है। इसमें देखिए जो जगह दी गई है बिजनौर, शाहजहाँपुर, बदायूं और उन्नाव है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बताइए। मे भी बहुत से बच्चों को इसका आंसर नहीं आ रहा होगा, तो इसको याद करिए। राजपरसू बिजनौर, बिसौली बदायूं, सरथौली शाहजहाँपुर और परिहर है उन्नाव। तो इसका राइट आंसर है 1, 3, 2, 4। ये आपको ऑप्शन ए याद रखना है। 48वां प्रश्न है, सामवेद की तीनों शाखाओं के संदर्भ में कौन से या कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कौथुम संहिता गुजरात राज्य से संबंधित है। सेकंड है रामायणी संहिता महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। थर्ड है जैमिनी संहिता कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। तीनों ही आपको स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। कौथुम संहिता गुजरात से, रामायणी संहिता महाराष्ट्र से, जैमिनी कर्नाटक से, ऑप्शन ए। 49वां क्वेश्चन है, UNFCCC के पार्टियों के सम्मेलन का जो 28वां सत्र था 2023 का, वो अंत में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आप देखिए, दुबई संयुक्त अरब अमीरात है, फिर है म्यूनिक जर्मनी, वारसा पोलैंड या फिर हेलसिंकी फिनलैंड है। और इसका राइट आंसर है, ये रट लीजिए, दुबई UAE में। ठीक है, तो ये 28वां सत्र 2023 का है, याद रखना है कहाँ पर है, दुबई UAE में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें देखेंगे एक तरफ तीर्थंकर के नाम है, दूसरी तरफ उनके प्रतीक दिए गए हैं। जैसे कि पार्श्वनाथ, महावीर, वासुपूज्य, विमलनाथ। इनके प्रतीक दिए गए वाराह, सिंह, भैंसा और सर्प। यहाँ से प्रश्न बनने लगे हैं, तो आपको याद रखने हैं सारे तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो पार्श्वनाथ का है सर्प, महावीर का सिंह है, ये तो आप लोग को रटा होगा, वासुपूज्य का है भैंसा और विमलनाथ जी का है वाराह। इस प्रकार इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए, या कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।